नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। अम्मा साईं, आपका भतीजा और होने वाला दामाद आया है, उसके लिए चाय बना दें। अहवाद ने किचन में दाखिल होते हाँक लगाई थी। चौधराइन ने हैरत से पलटते उसे देखा था। कौन आया है? उन्होंने हैरत से पूछा था। आपका भतीजा प्लस होने वाला दामाद, अहवाद ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा था। चौधराइन को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि कहाँ वकास को देखते ही वो वहां से 9-11 होने वाली अहवाद आज उसके लिए चाय के लिए कहने आई है। कुछ दिनों से उन्हें इसके तेवर कुछ बदले बदले लग रहे थे और अब तो इन्हें यकीन हो गया था कोई तो बात है जो अहवाद इनसे छुपा रही है। अच्छा अम्मा साईं, आप चाय भिजवा दिए देगा, मैं वकास के पास बैठी हूँ। उसकी बात सुनकर चौधराइन की आंखें हैरत के मारे फटने के करीब हो गई थी। अहवाद बाहर आके वकास के साथ बातें करने लगी थी, जो उसकी इतनी खुशखिलाकी पे हैरान कम और रवैये के पीछे छुपी वजह जानने की कोशिश ज्यादा कर रहा था और परेशान हो रहा था। इन तीनों को हॉस्पिटल आए 6 घंटे गुजर चुके थे। थोड़ी देर तक अनुषा की सर्जरी थी। सर्जरी से पहले 5-6 घंटे कुछ भी नहीं खाना होता था, इसलिए अभी तक सर्जरी शुरू नहीं की गई थी। हॉस्पिटल के मखसूस लिबास में अनुषा मुंह फुलाए बैठी थी। वही जिद के उसे सर्जरी नहीं करवानी। भाई देखे ना, वो डॉक्टर भी सर्जरी नहीं करना चाहते, इसीलिए तो अभी तक नहीं आ रहे। हम घर चलते हैं, उसने अपनी बात दोहराई थी। अनुषा, ज़ईम ने बस नाराजगी से उसका नाम पुकारा था। उसकी नाराजगी महसूस करके अनुषा फिर से मुंह फुला के बैठ गई थी। एक्सक्यूज मी, आपको डॉक्टर अपने कैबिन में बुला रहे हैं। मजीद कुछ भी कहने से पहले ही वहाँ एक नर्स आई थी और ज़ईम को डॉक्टर का पैगाम दिया था। अम्मा आप इसके पास ही रहे, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, अम्मा को कह के वो रूम से निकल गया था। आइए मिस्टर ज़ईम बैठिए। नॉक करके वो डॉक्टर के कैबिन में दाखिल हुआ तो डॉक्टर ने उसे बैठने का कहा था। बात दरअसल ये है कि हमें आपसे इन पेपर्स पे साइन चाहिए। डॉक्टर ने एक फाइल ज़ईम की तरफ बढ़ाई थी। कैसे पेपर्स हैं ये? ज़ईम ने फाइल पकड़ते हुए पूछा था। बाज़-औक़ात सर्जरी के दौरान पेशेंट की मेमोरी लॉस हो जाती है और उसके 100 में से 10% चांस होते हैं। इसलिए रूल्स के मुताबिक हमें आपसे इन पेपर्स पे साइन चाहिए कि अगर सर्जरी के बाद पेशेंट की मेमोरी लॉस हो जाती है तो हॉस्पिटल वाले इसके जिम्मेदार नहीं हैं। डॉक्टर ज़ईम की परेशानी में और इजाफा कर रहा था। देखिए मिस्टर ज़ईम, ज़रूरी नहीं कि लाजमी ही इनकी मेमोरी लॉस हो। कोशिश और दुआ कर सकते हैं। बस कुछ केसेस में चांसेस होते हैं ऐसे, और हम इंसान हैं, दुआ के लिए ज़रूर हाथ उठाएंगे। ना चाहते हुए भी वो शिफा दे सकता है। उसकी परेशान शक्ल देख के डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी थी। ज़ईम ने फीका सा मुस्कुराते हुए पेन लेकर फाइल पे साइन करते हुए फाइल वापस डॉक्टर को थमाई थी। आप इस तरह मायूस मत हो, बस अल्लाह से दुआ करें, बेशक वो बहुत रहीम है। ज़ईम वहां से जाने लगा तो उसके चेहरे पे छाई मायूसी देखकर डॉक्टर ने एक बार फिर उसे दुआ की तलकीन की थी। डॉक्टर की बात सुनकर ज़ईम ने सर हिलाया था और कैबिन से निकल गया था। वापस रूम में आया तो अम्मा अनुषा दोनों की सवालिया नजरें उसकी तरफ उठी थी। गोया जानना चाह रही थी कि डॉक्टर ने क्या कहा है। डॉक्टर ने कहा है कि अपनी पागल बहन को तैयार रखें, हम बस सर्जरी के लिए आ रहे हैं, इसे लेने। इनकी नज़रों के मतलब समझते ज़ईम ने अनुषा को अपने हिसार में लेते थोड़ी शरारत से कहा था, जिस पे अनुषा ने बस नाराज नज़रों से उसे देखा था। इससे पहले कि वो मजीद कोई बात करते वहाँ डॉक्टर और नर्स आए थे कि सर्जरी का टाइम हो गया है और उसे ओटीपी में शिफ्ट करना था। अम्मा ने आयतुल कुर्सी पढ़ के उस पर दम किया। दरवाज़ा बंद होते ही अम्मा तस्बीह लेकर बैठ गई थी और ज़ईम ने यहाँ वहाँ चक्कर लगाने के बावजूद शुरू कर दिए थे। इस सर्जरी में तकरीबन 5 से 6 घंटे पक्के लगते थे, क्योंकि दिमाग की सर्जरी बहुत ही हसास सर्जरी होती है जिसमें ज़रा सी भी जल्दबाजी या गलती से पेशेंट की नज़र, याददाश्त या ज़िंदगी कुछ भी जा सकता है। इसलिए सर्जरी का टाइम लग जाता है। ये 5-6 घंटे ज़ईम और अम्मा की सूली पे लटके हुए गुजर रहे थे। अम्मा के लब मुसलसल हिल रहे थे और मुसलसल तस्बीह के दाने गिर रहे थे, जबकि ज़ईम भी कुर्सी पर बैठा तो कभी उठकर इधर उधर चक्कर काटने लग जाता। लेकिन उसकी बेचैनी किसी तौर भी ख़त्म नहीं हो रही थी। जब टांगें शदीद थकन ज़दा हो गई तो वो कुर्सी पे दीवार से टेक लगा के बैठ गया। या अल्लाह, तू रहमान है, रहीम है, करीम है। या अल्लाह, तू कभी किसी को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाता। आजमाइशों के नाम पे तेरे यहाँ बस मेरी माँ और बहन एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार पहले कुछ खो चुका हूँ, लेकिन मजीद कुछ नहीं खो सकता। मेरे मालिक, तुम मुझे इस आजमाइश से बचाना। मेरे मालिक, अपना खास करम करना, इस मुश्किल की घड़ी में हमें अकेला मत छोड़ना। मेरे रब। आंखें बंद किए वो अपने रब से हम कलाम था। इतने में ओटीपी का दरवाज़ा खुला था। अम्मा और ज़ईम दोनों तेज से उठ के दरवाजे की तरफ आए थे जहाँ से डॉक्टर निकल रहे थे। सर्जरी कामयाब रही है और इस सर्जरी का कोई साइड इफेक्ट हुआ है या नहीं, ये तो जब पेशेंट को होश आएगा तभी पता चलेगा। डॉक्टर की बात सुन के दोनों ने इत्मीनान का सांस लिया था। थोड़ी देर बाद अनुषा को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। उसे एक नज़र देखने के बाद अम्मा को उसके पास बिठाते ज़ईम खुद हॉस्पिटल से मुल्हिक मस्जिद में चला गया था, अपने रब का शुक्र अदा करते जिसने इस आजमाइश में डाला नहीं था। ज़ईम वापस आया तो अभी तक अनुषा को होश नहीं आया था। ज़ईम को परेशानी हुई थी, लेकिन डॉक्टर ने तसल्ली दी कि हो जाना है। इतनी मेजर सर्जरी के बाद अक्सर होश में आता टाइम लगता है, थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कर लें। बिलाखिर उसे होश आ ही गया। अम्मा उसकी हालत हल्की फुल्की आवाज़ में
आवाज़ें देती और ज़ैन दोनों उसके इर्द गिर्द बैठे थे। अनुषा ज़ैन के हाथ में अपना हाथ पकड़ाते उसे पुकारा था, भाई। उसका हाथ पकड़ते कितने प्यार से उसने कहा था। उसे देखते अनुषा हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। उसके भाई कहने पे ज़ैन ने सुख का सांस लिया था, वरना उसे यही धक्का लगा हुआ था कि कहीं उसकी याददाश्त न चली जाए। ज़ैन डॉक्टर को बुलाने गया था। जब से उसका चेकअप हुआ था वो बाद में बहुत ओके होने का इशारा दिया गया था कि इस तरह की नज़रियाई याददाश्त पे कोई असर नहीं है। ट्यूमर की सर्जरी बाद में अक्सर माइग्रेन, कम सुनाई देना या दोबारा ट्यूमर बनने जैसे मसाइल दरपेश होते हैं, और ये वक्त के साथ साथ ही पता चलता है कि ऐसा कुछ होता है, या फिलहाल तो वो बिल्कुल ठीक थी। यही ज़ैन के लिए बहुत बड़ी खुशी थी। ज़ैन की गैर मौजूदगी में चौधरी हशमत को इस बात का अंदाज़ा हुआ था कि वो उनके लिए कितना ज़रूरी हो चुका था। उसके बगैर उन्हें हर चीज़ दरहम बरहम लग रही थी। हर काम में वो अपनी निगरानी में करवाता और सबको वो नहीं था तो हशमत साहब को लग रहा था कि कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा। नेक वक्त एक ही दिन हुआ है ज़ैन के बगैर, और ऐसा लग रहा है सदियां गुजर गई हैं। उसे देखे बगैर चौधरी हशमत ने चुदराइन को कहा था। वो दोनों इस वक्त बरामदे में बैठे हुए थे। हाँ, इतने सालों से हमारे साथ है और अब तो वो हमारी ज़िंदगियों का ज़रूरी हिस्सा है, तो उसकी गैर मौजूदगी तो महसूस होगी ही ना। चौधराइन ने भी उसकी बातों में हाँ मिलाई थी। गज़ल के साथ इस तरफ आती अहवाद ने उनकी बात सुन के नाक के नथने फुलाए थे। उसकी बहन का ऑपरेशन हो गया या नहीं, चौधराइन ने याद आने पे पूछा था। हाँ, उसका फ़ोन आया था कि हो गया है ऑपरेशन, लेकिन कुछ दिन वो रहेंगे अस्पताल में ही, इसलिए मैं सोच रहा था कि हम आज जाकर याद कर आते हैं, चौधरी हशमत ने पुरसोच लहजे में कहा। तो चौधराइन ने आखिरकार उनके सोच की बात की तायद की थी। क्या ज़रूरत थी शहर जाने की, जब यहाँ आए तो सब जाकर इयादत कर आइएगा। करीब पहुँचते अहवाद ने भी अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा था। नहीं, ऐसे बुरा लगता है, हमारे हर काम के लिए वो दिलो जान से हाजिर होता है और अब उसकी बहन की याद के लिए हम शहर भी नहीं जा सकते। चौधरी हशमत ने उसकी बात की नफ़ी करते हुए नरमी से कहा था। हाँ, तो इन कामों की तनख्वाह लेता है, वो कौन सा फ्री करता है। अहवाद की बात सुन के चौधरी हशमत और चौधराइन ने उसे घूरा था। तनख्वाह वो सिर्फ ज़मीनों की हिसाब किताब की देखभाल की लेता है, बाकी कामों की नहीं। इससे दोबारा मैं तुम्हारे मुंह से ये बात ना सुनो, चौधरी हशमत ने सख्ती से उसे कहा था। बस थोड़े ही दिन हैं, इसके बाद मुझे पूरा यकीन है आप उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करेंगे। आप उसकी शक्ल कभी नहीं देखेंगे। अहवाद ने दांत पीसते हुए सोचा था, फिर सर हिलाकर। अभी वो बैठे बातें ही कर रहे थे कि गेट पे गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ सुनाई थी और थोड़ी देर बाद ज़ैन और सलमान वहाँ आए थे। उन्हें देखकर वहाँ बैठे सब लोग के चेहरों पर हैरत छाई थी। इन दिनों ने अपने आने की तला नहीं दी थी। घर वो सबकी हैरत को एंजॉय करते आगे बढ़े थे और सबसे मिले थे। यूं अचानक आ गए और बताया भी नहीं आने का। सब दोबारा बैठ के तो चौधरी हशमत ने पूछा था, वो क्या है ना, भाई ने सोचा कि कहीं मेरे बाबा साईं का मेरे वलीमे का ख्वाब पुराना ना हो जाए और वो मेरा वलीमा ही ना कैंसिल कर दें। मैं इससे पहले ही गाँव पहुँच जाऊँ और अपने वलीमे की बिरयानी भी खुद खाऊँ, सबको वैसे भी खिलाऊँ। ज़ैन ने शरारत से कहा तो सब हंस दिए थे। ऐसी कोई बात नहीं बाबा, इतना काम नहीं था। आपने वलीमे का भी कहा था तो बस इसीलिए छुट्टियां लेकर आ गया, सुलेमान ने उसे घूरते हुए वजाहत दी थी। चलो ये भी अच्छा किया तुम। कल हम ज़ैन की बहन की याद को चलेंगे और परसों से तैयारियां शुरू कर देंगे और जल्द ही वलीमा भी कर लेंगे। चौधरी हशमत ने झट से प्रोग्राम तरतीब दे दिया था। ज़ैन की बहन को क्या हुआ, ज़ैन ने चंबे से पूछा था। ब्रेन ट्यूमर था, उसकी सर्जरी हुई है, हशमत साहब की बजाय जवाब अहवाद ने दिया था। ज़ैन को हैरत हुई थी। उस दिन मिला था जब तो वो तो ठीक थी बिल्कुल, लेकिन फिर सर झटक गया था और उठ खड़ा हुआ था कि अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाए। इसके साथ ही सुलेमान भी उठ गया था। जाओ गज़ल बेटा, तुम भी देखो कहीं सुलेमान को कोई चीज़ की ज़रूरत ना हो। उसके जाते ही चौधराइन ने भी उसे सुलेमान के पीछे ही भेज दिया था। गज़ल रूम में आई तो वो बेड पे आंखें बंद किए नींद दराज था। गज़ल वहीं कशमकश में खड़ी हो गई कि उसे मुखातिब करे कैसे, लेकिन यकीन करें मैं आदम खोर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो आपको खा जाऊँगा, इसलिए ये घबराना बंद करें। सुलेमान ने उसकी मौजूदगी कमरे में महसूस कर ली थी, लेकिन फिर भी आंखें बंद किए उसके बोलने का मुंतज़िर था। लेकिन जब वो कुछ ना बोली तो उसने आंखें खोल लीं तो अपनी उंगलियां चटखाते हुए उसने उसका हल्का सा तंज किया था। नहीं, वो बस मैं उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। आफरीन है भाई, आप ये अच्छा खासा फ्रैंक हो चुकी थी आप जब मैं गया था, अब फिर वही ये खड़ी हैं जहाँ पहले दिन खड़ी थी। उठ के बैठते सलमान ने झुंझला के कहा तो गज़ल शर्मिंदा हो गई थी। इधर आए आप। उसे वहीं खड़ा देखकर सलेमान ने गहरा सांस भरते उसे अपने पास बुलाया था। गज़ल छोटे छोटे कदम उठाते बेड पे उसके थोड़े फासले पर जाकर टिक गई थी। देखिए गज़ल, हमारा साथ जिंदगी भर का है। आप मेरी शरीके हयात है और मेरा शहर से गाँव और गाँव से शहर ऐसे आना जाना लगा रहेगा। तो क्या जब भी मैं आऊँगा तो आप ऐसे कंफ्यूज होकर मेरा इस्तकबाल किया करेंगी? सुलेमान के पूछने पर वो मजीद शर्मिंदा थी और नबी में गर्दन हिलाई थी। तो फिर ये घबराना छोड़ दें और एक अच्छी बीवी की तरह शौहर का इस्तकबाल किया करें। उसके हाथ पकड़ते सुलेमान ने शरारत से कहा तो वो छीन गई थी। अच्छा, वैसे मुझे मिस किया था? हल्का सा उसकी तरफ झुकते सुलेमान ने पूछा था। मैं आपके कपड़े निकालती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं। तेजी से उसके हाथों से हाथ निकाल के गज़ल बोलते हुए उठ गई थी। सुलेमान ने उसे देखते बस नफी में सर हिलाया था कि उसका कुछ नहीं हो सकता। भाई मुझे नहीं पीना ये सूप, अनुषा ने मुंह बसोड़ते हुए कहा था। अनुषा क्यों जिद कर रही हो? बेटा पीना तो पड़ेगा ना, अगर नहीं पियोगी तो ठीक कैसे होगी, और अगर ठीक नहीं होगी तो घर कैसे जाओगी? ज़ैन ने उसे घर जाने का लालच दिया था।
क्योंकि जब उसे होश आया था तो वो बस घर जाने की जिद लगाए बैठी थी। भाई आपको पता है ना, सर्जरी से पहले कुछ भी नहीं खाया था, फिर सर्जरी और अब जो बेहोश आया है तो जूस पिलाए जा रहे हैं। अब आप सूप ले आए, भूख लगी होगी मुझे। उसने नाराज़गी से ज़हीम को देखा था। हाँ, तो सर्जरी के बाद हेल्दी चीज़ें खाते हैं ना, ताकि जल्दी से ठीक हो जाओ और दोबारा से अपनी रूटीन पे आ सकें। ज़हीम ने उसे बहलाया था, फिर कुछ और मिन्नतों के बाद उसने पी ही लिया था। अम्मा मुस्कुराते हुए उन्हें देखती रही थी। ज़हीम के होते हुए उन्हें कभी अनुषा के साथ सर खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो खुद ही उसे हैंडल कर लेता था। ज़हीम उसे सूप पिला के हटाई था कि दरवाज़ा खोल के कोई अंदर दाखिल हुआ था। तीनों की नज़रें दरवाजे की तरफ उठी थी और अंदर दाखिल होते चौधरी हशमत, चुदराइन और ज़ैन को अंदर आते देख तीनों को हैरत हुई थी। साईं आप? ज़हीम जल्दी से उनकी तरफ बढ़ा था। हाँ भई, मैं क्यों, हम नहीं आ सकते? बेटिया की इयादत के लिए ज़हीम से बगलगीर होते चौधरी शुजात ने कहा था। अरे नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कुछ कहा। ज़हीम तेजी से बोला तो वो हंस दिए थे। अम्मा चुदराइन से मिली थी और फिर ज़ैन के सर पे हाथ फेरा था। कैसी हो बेटी, कैसी, दर्द तो वगैरह तो नहीं है तो है? चौधरी हशमत ने उसके सर पे हाथ रखते पूछा था तो उससे मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया था। फिर चौधराइन ने भी उससे हाल अहवाल दरियाफ्त किया था। कैसी हैं आप? चौधराइन के बाद ज़ैन ने भी पूछा था। सबकी मौजूदगी में ज़ैन का उसे मुखातिब करना अनुषा को थोड़ा अजीब लगा था, इसलिए कोई जवाब देने के बजाय उसने बस सर हिलाने पे ही इक्तफा किया था। उसके गुरेज पे ज़ैन मुस्कुरा दिया था। भाई बिटिया, जल्दी से एहतियाब हो जाओ और गाँव वापस आओ। सुलेमान का वलीमा है और सारे इंतजामात ज़हीम को ही देखने हैं। चौधरी हशमत ने कहा तो सब मुस्कुरा दिए थे। ना करें बाबा साईं, पहले ही बड़ी मुश्किलों से यहाँ टिकी हुई है, ये ना हो दोबारा जिद शुरू कर दे, फिर मुझे संभालना मुश्किल हो जाएगा। ज़हीम ने बेचारगी से कहा था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अनुषा मिनमिनाई थी और साथ ही ज़हीम को एक घूरी से नवाजा था। फिर काफ़ी देर बैठने के बाद वो उठ गए थे, क्योंकि उन्हें शॉपिंग के लिए भी जाना था। चौधरी हशमत ने जाते हुए अनुषा को कुछ पैसे थमाए थे। ज़हीम ने इनकार करना चाहा था, लेकिन हशमत साहब ने उसे ये कह के मैं अपनी बेटी को दे रहा हूँ तुम्हें नहीं चुप करवा दिया था। फिर ज़हीम ने भी मजीद कुछ नहीं कहा था। अनुषा को एक हफ्ता हॉस्पिटल में रखने के बाद छुट्टी दे दी गई थी और ये एक हफ्ते में अनुषा ने ज़हीम को टफ टाइम दिया। हर बात पे जिद, वो एक जगह टिक के बैठने वाली लड़की नहीं थी और मुसलसल बेड पे लेटे रहने ने उसे चिड़चिड़ी बना दिया था और ज़हीम के सब्र तहम्मुल को उसने अच्छी तरह टेस्ट किया था। उनके घर आने के बाद चौधरी हशमत के कहने पे चौधराइन दोबारा इनके घर आई थी क़यादत के लिए। इस दफ़ा इनके साथ अहवाद भी थी। पहले तो अहवाद ने इनकार करना चाहा था, लेकिन फिर न जाने क्या सोच के रजामंद हो गई थी। इनको अपने घर में देख अम्मा तो फूले नहीं समा रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि उनके घर में जो कुछ भी है उनके सामने रखते। उनके घर आते अहवाद ने एक नज़र पूरे घर पे दौड़ाई थी। इनका घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था। गेट से अंदर दाखिल होते थोड़ा आगे जाके वॉशरूम था। दरमियाने से सहन के पीछे अंधेरा बरामदा, जहाँ गैलरीज बनवाई गई थी। बरामदे में तरतीब से 3-4 बड़े कमरे थे। बरामदे के एक कोने में किचन था। घर तो अच्छा खासा है। सारे घर पे एक तफसीली नज़र डालने के बाद वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाई थी। उसने अच्छे तरीके से अनुषा का हाल अहवाल दरियाफ्त किया था। उसको बस ज़हीम से मसला था। अनुषा के साथ तो उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। वो उससे सीधे मुंह बात ना करती। थोड़ी देर बैठने के बाद अहवाल बोर हो गई थी। अनुषा भी दवाइयों के ज़ेर असर सो गई थी, वरना उसी से बातें करते हुए टाइम पास कर लेती। जब मजीद उसने कुछ ना बैठा गया तो कॉल का बहाना बनाती वहाँ से उठ गई थी। कमरे से बाहर आते ही उसने सुख का सांस लिया था। वो अभी कुछ ना करने का सोचती कि ज़हीम ग्रिल का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और सामने खड़ी अहवाद को देखकर एक लम्हे को ठटक के रुका था, क्योंकि उसे लगा था बस चौधराइन ही आई हुई हैं। लेकिन अगले पल ही उसे इग्नोर करते सामने कमरे में घुस गया था। अहवाद जो उसे देख ही रही थी, उसकी इस तरह इग्नोर करके जाने पे गुस्से में तिलमिलाते बगैर सोचे समझे उसके पीछे कमरे में घुस गई थी। उसे अपने कमरे में आते देखकर ज़हीम ने घूर कर उसे देखा था। ये लड़की सच में अकल से पैदल क्यों है? क्यों नहीं सोच रही इसे अपने बारे में? कमरे में देखकर अम्मा और चौधराइन क्या सोचेंगी? इसे घूरते हुए वो बड़बड़ाया था। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के बाद तुमने आंखें ज्यादा ही माथे पे नहीं रख ली? समझते क्या हो खुद को? आवाज ने उसके सामने आते गुस्से से कहा था। उसे घूरी की नजरों से देखते हैरत से उतर आई थी। मैंने क्या किया है? उसने पूछा था। तुम मुझे अभी इग्नोर करके आए हो। मुझे तुमसे बात करनी थी, लेकिन तुम मुझे देख के ऐसे नजरें फेर चुके जैसे मुझे जानते ही नहीं। पैसे लेने के बाद ज्यादा ही हवाओं में उड़ने लगे हो। जो मैं आ रहा था वो बोलती जा रही थी। उसकी बातों के साथ साथ ज़हीम के चेहरे की रंगत भी सुर्ख पड़ती जा रही थी। मुझे हवाओं में उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं उड़ रहा हूँ, लेकिन आपको जो भी बात करनी है इसके लिए ये जगह और वक्त मुनासिब नहीं है। ज़हीम ने खुद पे ज़ब्त के पहरे बिठाते उसे जवाब दिया था। मुझे तुम्हारी कोई फजूल वजाहत नहीं चाहिए। मुझे बस तुम इतना बता दो, ये कब तक तुम्हारा फैमिली ड्रामा ख़त्म होगा और तुम बाबा साईं को निकाह क्या बताओगे? क्योंकि वो सुलेमान के भाई के वलीमे के साथ ही मेरा भी निकाह करने पे तुले हुए हैं। अहवाद ने नफ़रत से कहा था। ये मेरा मसला नहीं है आपके बाबा साईं क्या चाह रहे हैं और आपने कैसे उन्हें रोकना है। जब तक मेरी बहन की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती मैं इस मामले को खोलने का सोच भी नहीं सकता। ज़हीम ने दो टोक लहजे में बात खत्म की थी। ऐसे कैसे नहीं सोच सकते? तुम भूल रहे हो हमारी डील हुई थी कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी, बदले में तुम्हें मेरा काम भी करना होगा। अहवाद ने दांत पीसे थे। तो मैं कौन सा बुक रहा हूँ? आपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कहा, मैंने मान लिया और अब पीछे भी नहीं हट रहा। बस कुछ वक्त मांग रहा हूँ और सब कुछ मुझ पे ही मत डाले। कुछ खुद भी कर ले, दिमाग लड़ाएं और अपने बाबा साईं को इन इरादों के बारे में बताएं। ज़हीम ने कहा तो अहवाद ने बस उसे घूरा था। तुम ना
अहवाद दोनों हाथों के पंजे बनाते उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगी थी और साथ ही कुछ कहना चाहा था। मैं जो भी हूँ इस बात को छोड़ें और फिलहाल मेरे कमरे में नहीं आए, निकले यहाँ से। अगर चौधराइन को या अम्मा आ गई तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ जाना ज़रूरी लगेगा। उसके हाथ पकड़ के अपने चेहरे से पीछे करते ज़ईन ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अहवाद तो उसकी बातों से गुस्से में पागल होते हुए उसी पे चढ़ दौड़ी थी। आहिस्ता बात करें, क्योंकि अपने साथ मेरी इज्जत का भी जनाजा निकलवाना चाहती हैं आपने बल्कि आप ऐसे नहीं मानेंगी। ज़ईन ने कहते हुए उसका हाथ पकड़ते उसे कमरे से बाहर निकाला था और दरवाज़ा बंद करते चिटकनी चढ़ाई थी। तुम्हें तो मैं देख लूंगी, दरवाजे पे लात मारते उसने गुस्से से कहा था और वापस अनुषा के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। और फिर उसने जो घर जाने की जिद लगाई, चौधराइन उठते ही बनी और जाते जाते इन्हें वलीमे की दावत देना नहीं भूली थी। जब से अहवाद ज़ईन के घर से आई थी तब से वो गुस्से से तिलमिला रही थी। उसे अभी यही था कि उसने ज़ईन को पैसे देकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज जब वो ज़ईन को पैसा देकर वैसा ही कर लेगी, लेकिन उसका यूं कमरे से निकाल दिया ना और इतनी बातें सुनाना उसे हजम नहीं हो रहा था। जितना वो इस बारे में सोचती थी उसकी उतनी ही गुस्से का ग्राफ बढ़ रहा था और इतनी बातें सुनाना तो उसे हजम ही नहीं हो रहा था। वो ज़ईन के कंधे पे बंदूक रख के चलाने लगी थी और इससे पहले ना करते अब खुद इस मसले का हल निकालना था, वरना हशमत साहब ने सुलेमान के वलीमे पे इसका निकाह पढ़वा देना था और वो एक निकाह तो निकाह पे निकाह हो जाना था और दूसरा उसके इतना सब कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं होना था। वो इन्हीं सब सोचों में उलझी हुई थी कि वकास को वहाँ आते देखकर उसके मुंह के जाविये बिगड़े थे और उसने वहाँ से उठना चाहा था, लेकिन एकदम से उसके दिमाग की जलती बत्ती जली थी और वो एक शैतानी मुस्कुराहट वहाँ बैठ गई थी। हाय वकास, कैसे हो? उसके करीब आते अहवाद खुशखिलाकी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते वकास को मुखातिब कर रही थी। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। वकास उस दिन से अहवाद के यकसर बदले लहजे नोट कर रहा था और बहुत कंफ्यूज भी था। क्यों भाई, मैं तुम्हें क्यों ठीक नहीं लग रही? अहवाद ने मसनूई हैरत का मुजाहरा किया। कहाँ तुम मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी और कहाँ अब मुस्कुरा मुस्कुरा के हवाल पूछे जा रहे हैं। वो जुबान पर लाया। वो तुमने सुना तो होगा, मुसीबत के वक्त गधे को भी बात बनाना पड़ता है। बस वही कर रही हूँ। अहवाद दिल ही दिल में बुड़बुड़ाई थी। वो बस मैंने सोचा कि बाबा साईं की बात पे पत्थर पे लकीर होती है। शादी तो मेरी तुमसे ही होनी है, तो हंसी मजाक क्यों ना यारों के साथ रो धो कर लूँ, तो क्या ही बेहतर नहीं कि हंसी खुशी ही कर लूँ। अहवाद ने चालाकी से उसे शीशे में उतारना शुरू किया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, वकास अपनी आंखें मलते हुए कह रहा था। कर लो यकीन, मैंने सच ही कहा है जो तुम सुन रहे हो, लेकिन एक छोटा सा मसला है। अहवाद के कहने पे वकास की सवालिया नजरें उसकी तरफ उठी थी। क्या मसला है? जब वो बाबा साईं भी चाहते हैं कि, तो उसने पूछा था मसला ये है कि बाबा साईं भी चाहते हैं कि सलमान भाई के वलीमे पे हमारा निकाह हो जाए और रुखसती पढ़ाई मुकम्मल होते ही, लेकिन मेरे भाई की शादी है और मैं उसे भी किसी तरीके से इंजॉय ना करूं, वैसे खुद भी दुल्हन की तरह बन सवर के बैठ जाऊं। अहवाद के लहजे में दुनिया जहान की उदासी समोई हुई थी। मैंने तो बाबा साईं को बहुत कहा है कि भाई के वलीमे के बाद रख ले निकाह, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। उसके कुछ बोलने से पहले अहवाद ने मजीद कहा था। बस इतना सा मसला है? वकास ने हंस के पूछा था। ये इतना सा नहीं है, बाबा साईं मान ही नहीं रहे मेरी बात, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है। अहवाद ने उदासी से कहा था। अरे ताया साईं से ये बात बनवाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। वकास ने जोश से कहा था। क्या वाकई? अहवाद ने आंखें पटपटाते हैरत का मुजाहरा किया था। हाँ बिल्कुल, तुम टेंशन मत लो, जब तुम कहोगी तभी निकाह होगा। वकास ने मुस्कुराते हुए उसे यकीन दिलाया था। थैंक यू सो मच वकास, तुमने मेरा बहुत बड़ा मसला हल किया है, तुम बहुत अच्छे हो। अहवाद खुशी से कहते अंदर चली गई थी और वकास उसके आखिरी जुमले में कैद होकर खुश फहमियों के ऊंचे मीनार पर जा बैठा था। वाह क्या बेवकूफ़ बनाया, मज़ा आ गया। अपने कमरे में आते ही हंसी से लोटपोट होते अहवाद बेड पर गिरी थी सीधी। और तुम्हें तो मिस्टर ज़ईन, मैं देखना कैसे नाको चने चबवाती हूँ। तो मेरा नाम भी अहवाद चौधरी नहीं। अपने तसव्वुर में ज़ईन को मुखातिब करते काफ़ी हंसने के बाद खुद पे कंट्रोल करते सीधी हुई थी। और तुम्हें तो मिस्टर ज़ईन, देखना मैं नाको चने न चबवाए, तो मेरा नाम भी अहवाद चौधरी नहीं है। अपने तसव्वुर में ज़ईन को मुखातिब करते अहवाद ने उसे वार्निंग दी थी। दिन तेज से गुजर रहे थे और साथ ही सलमान के वलीमे की तैयारियां भी जोरों शोर से थीं। अनुषा की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर थी, इसलिए वो ज़ईन ने दोबारा अपनी जगह संभाल ली थी। शादी की तैयारियों की भी ज़्यादातर जिम्मेदारी उस पर ही थी और दिन में 2-3 चक्कर ज़रूर घर के लग जाते थे। ज़ैन और सुलेमान शहर थे और साथ ही गज़ल भी इनकी। ज़ैन की शादी के डेट अरेंजमेंट्स करने के लिए ब्राइडल ड्रेस भी लेना है। ज़ैन चौधरी हशमत के साथ डेरे पे ही था। चौधरी हशमत ने पैसे देने थे जो वो गलती से हवेली ही भूल आए थे। उन्होंने ज़ैन को हवेली भेजा था कि चौधरी चौधराइन से पैसे लेकर आए। जो मिर्चों का अचार डाला था, ज़ैन ने जाकर उन्हें सलाम किया था। साईं कह रहे थे उन्होंने जो कल आपको पैसे दिए थे वो लेते हुए वो दे दें। सलाम के बाद ज़ईन ने उन्हें अपना वहाँ आने का मकसद बताया था। मैं तो अचार डाल रही हूँ, हाथ भी नमक और हल्दी के साथ भरे हुए हैं। अच्छा ठहरो, मैं अहवाद को कहती हूँ, वो दे देती है। अहवाद उन्होंने उसे कहते अहवाद को आवाज़ देना भी शुरू कर दी थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था। एक तो इस लड़की की मुझे समझ नहीं आती, बैठी होगी कहीं कानों में टूटियाँ हैंड फ्री लगाए। जो ज़ैन पुत्र, उसे तू भी जाके देख और लाकर मेरे
लॉकर में पड़े हुए हैं। चौधराइन ने अहवाद को कोसते ज़ईम से कहा था। मैं जाऊँ? उसने बुखलाते हुए अपनी तरफ इशारा किया था। हाँ, तुम ही जाओ, शर्माने की कोई बात नहीं, तुम्हारा अपना ही घर है। हमें तुम पे पूरा भरोसा है। चौधरी साहब तुम्हें बेटा कहते हैं, इस हिसाब से तुम अहवाद के भाई ही हुए ना, इसलिए झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ। चौधराइन ने तो पकड़ के उसका अहवाद का भाई बना दिया था। अस्तगफिरुल्लाह, जैसे भी हुआ निकाह हो, मैं तो शौहर हूँ उनका। ज़ईम मुड़बड़ाया था और उनके मज़ीद कुछ कहने से पहले ही उसने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाए थे। काफ़ी अरसे से वो यहाँ आ रहा था, जा रहा था, इसलिए उसे अहवाद के कमरे का पता था। उसके कमरे के आगे खड़े होकर उसने गहरी सांस भरी थी और दस्तक दी थी। काफ़ी देर दस्तक देने के बाद भी अहवाद ने दरवाज़ा नहीं खोला था। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।